देयर टू थिंग्स विच आर हैपनिंग। एक तो है डिजिटल ओनली ब्रोकरेज है, BFR ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग। इन पर बहुत अरसे से बातचीत हो रही थी, बट कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो एक्टिव ट्रैक होल्डर्स हैं वो हमारे 200 हैं। जो हमारे एक्टिव ट्रैक होल्डर्स हैं वो 200 हैं। उसमें से जो 34 हैं वो ट्रेडिंग ओनली है। जो 167 है ना, वो हमारे क्लासिफाई हो गए हैं ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग के ऊपर। और जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग है उसके ऊपर अभी तक किसी को भी SEC की तरफ से जो है ना वहां पे क्लासिफिकेशन नहीं मिली है। ब्रोकरेज हाउसेस को इंडिपेंडेंटली कोई उनको देखे कि उनकी ये जो एबिलिटी है कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को सर्व करना है वो कैसी है। जहाँ पे SECP जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं उनकी एबिलिटी टू सर्विस डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस एंड टू रीच डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंटेल जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। वहाँ पे शायद ये ख्वाहिश है कि जो यूजर्स हैं ब्रोकरेज सर्विसेज की वो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस के दरमियान जो है डिफरेंशिएट कर सकें। और कमीशन बहुत जल्दी 3 से 4 कमिश्नर्स के साथ काम शुरू कर देगा। पॉलिसी बोर्ड में भी कुछ रीजनेबल लोगों की एंट्री जो है वो होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो SECP ने ये काम किया कि हमारे जितने ब्रोकर्स थे उसको उसने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर दिया। हमारे पास ऐसे ब्रोकर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, सेल्फ क्लियरिंग भी कर सकते हैं। और फिर हमने कहा कि हमारे पास ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग करेंगे। तो हमने उनको 3 कैटेगरीज में कर दिया तकसीम। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि तीनों की जो एबिलिटी है वो फर्क हो गई। एबिलिटी इन टर्म्स दो चीजों के हिसाब से। Can I just add one more thing? ये जो ऑनलाइन ओनली कैटेगरी अब आने जा रही है, so we can say कि ये 4 कैटेगरीज होगी। जी, 4 कैटेगरीज बिल्कुल। एक ये चीज देखी जा रही है कि जो ब्रोकरेज हाउस जो है उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, उसकी जो एबिलिटी टू सर्विस इस कस्टमर्स है वो कैसी है। तो जहाँ पे मतलब हम ये देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस का जो कस्टमर के साथ इंटरफेस है वो कैसा है, उस चीज को वैलिडेट किया जाता है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंट इट अपीयर्स के डार इज नाउ स्टार्टिंग टू मूव टुवर्ड्स द कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, i.e. पॉलिसी बोर्ड एंड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि तैनातियों का जो अमल है वो स्टार्ट हो गया है। और कमीशन बहुत जल्दी 3 से 4 कमिश्नर्स के साथ काम शुरू कर देगा। पॉलिसी बोर्ड में भी कुछ रीज़नेबल लोगों की एंट्री जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ऑन द ग्राउंड व्हेन यू हैव पीपल ऑन बोर्ड एट कमीशन एंड एट द पॉलिसी बोर्ड, तो PSX और जो मार्केट है उसमें आपको रिफॉर्म्स का अमल तेज़ी से इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। देयर टू थिंग्स विच आर हैपनिंग। एक तो है डिजिटल ओनली ब्रोकरेज हाउसेस का कॉन्सेप्ट, और दूसरा है BFR ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग। इन पर बहुत अरसे से बातचीत हो रही थी, बट कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में वी आर गोइंग टू टॉक टू द CEO ऑफ द पैकरा, शहजाद, हु इज़ गोइंग टू ब्रीफ अस व्हाट इज़ दिस ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग, और ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग से मार्केट के किस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। जो ट्रस्ट डेफिसिट का सवाल बहुत अरसे से है, उसके ऊपर ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग की इम्प्लीमेंटेशन से किस तरह के पॉजिटिव असरात मरतब होंगे, ये समझेंगे शहजाद से। शहजाद, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट। शहजाद साहब, BFR के ऊपर कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तकरीबन सालों से बातें हो रही थी और अब लग रहा है वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल इन डायरेक्शन, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आ रही है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन के लिए, ब्रोकर्स के लिए, ख़ास तौर पर छोटे ब्रोकर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ दिस ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग। ओके, इसमें मेरे ख्याल में आजकल के जो कैपिटल मार्केट में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से आपने काफ़ी राइट क्वेश्चन को पिकअप किया है कि ब्रोकर को कैसे रेगुलेटर देख रहा है। बिकॉज जो भी रेगुलेटर ब्रोकर्स के साथ करेगा इसी की इम्प्लीकेशंस होती हैं जो भी कैपिटल मार्केट के अंदर जो है बिजनेस इवॉल्व होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी और बता दूं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमारे ये भी बहुत सी कोशिश हो रही है जो हमारे की पार्टिसिपेंट्स हैं या प्रोवाइडर्स हैं कैपिटल मार्केट की तरफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के, उनकी तरफ से कि कैपिटल मार्केट को फर्दर डीपन किया जाए। मेरा ख्याल है कि उस डीपनिंग के अंदर जो एक की एलिमेंट है वो ब्रोकरेज हाउसेज भी हैं, जहाँ पे SECP जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं उनकी एबिलिटी टू
सर्विस डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस एंड टू रीच डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंटेल जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक वहाँ पे शायद ये ख्वाहिश है कि जो यूजर्स हैं ब्रोकरेज सर्विसेज की, वो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज के दरमियान जो है डिफरेंशिएट कर सके। तो जो इसमें मैं दो चीज़ों की तरफ जो है ना आपकी बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एससीसीपी ने ये काम किया कि हमारे जितने ब्रोकर्स थे उसको उसने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर दिया। और उसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास ऐसे ब्रोकर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, सेल्फ क्लियरिंग भी कर सकते हैं। और फिर हमने कहा कि हमारे पास ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग करेंगे। तो हमने उनको 3 कैटेगरीज में कर दिया तकसीम। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों की जो एबिलिटी है वो फर्क हो गई। एबिलिटी इन टर्म्स दो चीजों के हिसाब से। Can I just add one more thing? ये जो ऑनलाइन ओनली कैटेगरी अब आने जा रही है, so we can say कि ये 4 कैटेगरीज हो गई। जी, 4 कैटेगरीज, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो 2 चीजों की वजह से बुनियादी फर्क आया, एक तो ये है कि आप सर्विस कितनी कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। और दूसरी ये कि आप कितना वॉल्यूम हैंडल कर सकेंगे। तो ये जो 2 चीजें थी ना, यहाँ पे एससीसीपी ने जी इस चीज को डिफरेंशिएट किया। अब इसी डिफरेंशिएशन को एससीसीपी एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहा है, जहां पे वो ये कह रहा है कि हम ब्रोकरेज हाउसेस को इंडिपेंडेंटली कोई उनको देखे कि उनकी ये जो एबिलिटी है कि वो उन्होंने अपने कस्टमर्स को सर्व करना है वो कैसी है। इसके लिए जो ये कॉन्सेप्ट आया ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग, ये इंट्रोड्यूस किया गया। मैं इसकी कैटेगराइजेशन में जाने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग है क्या। बेसिकली यहाँ पे ना 2 प्राइमरी चीजें देखी जा रही हैं। एक ये चीज देखी जा रही है कि जो ब्रोकरेज हाउस जो है उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, उसकी जो एबिलिटी टू सर्विस इस कस्टमर्स है वो कैसी है। तो जहां पे मतलब हम ये देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस का जो कस्टमर के साथ इंटरफेस है वो कैसा है, उस चीज को एवेल्युएट किया जाता है यहाँ पे। और जो दूसरी डायमेंशन है वो ये है कि ब्रोकरेज फाइनेंशियली सस्टेनेबल है कि नहीं, वो वाली एंटिटी, वो वाली कंपनी, क्या उसके फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो सस्टेनेबल भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये तो बड़े इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। और ट्रेडिशनली आपने सुना होगा कि एक टर्म क्रेडिट रेटिंग की होती है। तो क्रेडिट रेटिंग का जो स्कोप है ना, वो सिर्फ लिमिटेड होता है कि आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर वो कमेंट करती है। क्रेडिट रेटिंग इस चीज के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करती कि आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स को कितनी चॉइसेस मिल रही हैं, कस्टमर सर्विस की क्वालिटी क्या होगी। तो ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग के अंदर ये वाला एक एडिशनल एलिमेंट जो है ना ऐड किया गया। और ये प्रोसेस जैसे आपने शुरू में बिल्कुल ठीक बताया, ये नया प्रोसेस नहीं है, तकरीबन 3-4 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है। फिर एससीसीपी ने इसके ऊपर जो सबसे अच्छा काम किया कि ब्रोकरेज हाउसेस के साथ बहुत सारे सेशंस अरेंज करवाए गए जहां पे इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हुई, ब्रोकरेज हाउसेस की इनपुट भी ली गई, एंड देन एससीसीपी ने इस प्रोडक्ट को अप्रूव किया, ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग को। और उसके अप्रूव करने के बाद एससीसीपी ने हमें ये जिम्मेदारी भी दी या हमसे ये कहा कि आप तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की इसके ऊपर फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग जो एनहांस करें, जिसके लिए फिर पैक्ट्रा ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ब्रोकरेज हाउसेस के साथ डिफरेंट मीटिंग्स भी की, उनको इस प्रोडक्ट के मुतालिक भी बताया। तो तकरीबन पिछले 2 साल से अगर आप कहें कि नॉलेज और अवेयरनेस इन दोनों पे काम हो रहा था। प्रोडक्ट पे एससीसीपी ने काम किया, फिर एससीसीपी ने हमें कहा, हम तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के पास गए और उनको ये चीज भी समझाई कि यह क्या चीज है, कैसे काम करेगी, हम किन एरियाज को देखेंगे। और एससीसीपी ने जो सबसे पहला इसमें रेगुलेशन लेकर आए, उसमें एससीसीपी ने कहा कि हम इनकरेज करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस को कि वो ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग करवाएं। तो मतलब अगर जो स्टार्ट था, देयर वाजंट एनी मैंडेटरी बिट, वहां पे सिर्फ स्टार्ट ये था कि हम इनकरेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप इस चीज से मेरी मुत्तफिक होंगे कि जब भी हमने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवानी हो या पुरानी चीज को इम्प्रूव करना हो, तो यूजुअली पहला स्टेप बजाय इसके कि आप एकदम पाबंदी लगा दें, पहला बेहतर जो स्टेप है वो यही है कि आप इनकरेज करें, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, अवेयरनेस बढ़ाएं। तो एससीसीपी ने तकरीबन अच्छे 2 साल इस चीज के ऊपर जो है स्पेंड किए, मार्केट अवेयरनेस की क्रिएशन हुई, बहुत सारे इसके ऊपर सेशंस भी होते रहे, और फिर वो इस इंकरेजमेंट के प्रोसेस की वजह से बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग भी करवाई जो कि पब्लिक में आई। जिसका मतलब है कि अवेयरनेस सिर्फ ये नहीं थी कि रेटिंग क्या है, अवेयरनेस ये भी थी कि यार अच्छा फलां ने रेटिंग करा ली, फलां ने रेटिंग करा ली, उसकी ये रेटिंग आई है। तो आपको खुद भी पता लगना शुरू हो गया कि लोग रेटिंग करवा के किस तरह से आ रहे हैं। राइट। तो ये तो बैकग्राउंड था ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग का। अब जो रेगुलेशन आई है, अगर अनलेस कि आप इसमें कुछ और आई थिंक रेगुलेशन से पहले आई वुड वांट यू टू कमेंट ऑन
ये जो सर्विसेज का सेगमेंट है, हाउ डू यू, व्हाट इज़ द प्रोसेस, हाउ डू यू गेज कि यार फलाने को 10 में से 5 नंबर देने हैं, फलाने को 95 देने हैं? इसमें कम्युनिटी का भी रोल होता होगा, रिलेशनशिप का भी होता होगा, वो आपको केक शेक भेजता होगा, उसका भी कोई कनेक्शन होता होगा। हाउ डू यू डू दैट? ठीक है। अच्छा, ये आपने बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपको ना, हमने तकरीबन 7 या 8 फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर जो पैकरा ने आइडेंटिफाई किए कि जो अहम है, जिनको ना यहाँ पे देखा जाता है। राइट। ठीक है। और फिर मैं उसको थोड़ा सा और भी एलेबोरेट करता हूँ। अच्छा, हमने जो देखा कि आपने किसी को भी सर्विस करना हो ना, तो उसकी 2 डायमेंशन है। एक ये है कि आपका अपना स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा ये है कि आपकी सर्विस क्या है। तो ये राइट। दोनों चीजें जो है इकट्ठी होएंगी तो एक अच्छी सर्विस बन सकती है। ये नहीं हो सकता कि आपने एक बहुत अच्छी से लाइक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर ले लिया और आपकी कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर जितना मर्जी अच्छा होवे काम नहीं करेगा। बिल्कुल। आप चाहे मर्सिडीज खरीद के ले आए, अगर ड्राइवर जो है वो ठीक नहीं है, तो वो गाड़ी जो है ना वो चलने की नहीं है। बिल्कुल तो सही। जब हमने यहाँ पे किया, तो हमने मैनेजमेंट और क्लाइंट सर्विसेज को जब हम देखते हैं, तो हम सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑर्गेनोग्राम क्या, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक ओके। है। तो स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। फिर हम ये देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर को किन लोगों ने फिल किया है, यानी कि ओके। मैनेजमेंट टीम जो है वो कैसी है। एक तो स्ट्रक्चर का डिजाइन हो गया, फिर उस स्ट्रक्चर में कौन से लोग हैं वो शहजाद, देखा आई जाता होप है। यू डोंट माइंड, मैं आपको बार बार रोकूं, व्हेन यू से कि जो लोग बैठे हुए हैं उनके क्रेडेंशियल कैसे हैं, तो इज़ देयर अ सेट क्राइटेरिया कि इस पोजीशन के लिए इस ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस चाहिए? इज़ देयर अ? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह से है। अब देखें, हमने उसको बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा। ओके। उसकी रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स आप ये थोड़ी है कि अगर मैं कहूँ कि अगर अच्छा आपने सीएफए नहीं किया हुआ, तो आप जो है ना एडवाइस नहीं दे सकते हैं। राइट। एक राइट। बंदा एक्सपीरियंस से भी चीज़ बिल्ड करता है। तो हमारा जो जिसे हम रेटिंग प्रोग्राम कहते हैं ना, रेटिंग प्रोग्राम में हमने लिखा हुआ है कि ये वाला एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो प्रेफर्ड है, या इस एरिया का एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है। तो राइट। हमने इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल रखने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो यू आर वेरी राइट, हमारा बिल्कुल क्राइटेरिया है कि अच्छा फाइनेंस में कौन से लोग हैं, टेक्नोलॉजी में कौन से लोग हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कौन से लोग हैं, कस्टमर सर्विस में कौन से लोग हैं। बकायदा उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर भी हम सवाल करते हैं, और उनका एक्सपीरियंस विद द नॉट नेसेसरली सिर्फ एंटिटी, अदरवाइज उस बिजनेस के साथ एक्सपीरियंस की भी बात कर रहे होते हैं। तीसरी शहजाद, चीज यहाँ पे सर जो आ जाती अब बिकॉज प्रोग्राम में एक लिमिटेड टाइम स्पेस है, आई हैव टू कट यू हेयर। है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे ये जो फाइनेंशियल साइड पे आप इवेल्युएशन करते हैं, थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर आखिर में वी विल टच बेस विद द रेगुलेशन। सो लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में शहजाद ने हमें तफसील के साथ बताया कि ब्रोकर फिड्यूशरी रेटिंग पर कोई 2 साल से वॉलंटरली बेसिस पे काम हो रहा था, एंड दिस वाज द राइट टाइम परहैप्स कि गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लेती। और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है ऑन द ग्राउंड, पॉलिसी बोर्ड में कुछ सीजनड लोगों की एंट्री हमें नज़र आ रही है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो 4 लोगों का कमीशन हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऑन द ग्राउंड वी कैन सी कि एक तरफ जो है वो तैनातियों का जो गेम है वो ठीक हो रहा है, और दूसरी तरफ ऑन द ग्राउंड जो मार्केट है, जो PSX है, वहाँ पर जो मच नीडेड रिफॉर्म्स हैं जो कि विच वर इन जस्ट टॉक्स फॉर ईयर्स, अब वो होती हुई नज़र आ रही है। सो शहजाद, ओवर टू यू। बताएं ये जो फाइनेंशियल रेटिंग है इसके लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट है, बट पहले जो सर्विसेज साइड पे आपका रिमेनिंग पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें जो मैंने शुरू में बताया कि हम टीम देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या वो देखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्लाइंट सर्विसिंग को एज अ कॉन्सेप्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में लिया भी गया है कि नहीं। वो राइट। आपको कैसे पता लगता है? आपको पता लगता है कि आपने क्लाइंट फेसिंग इंडिविजुअल्स को अलग से आइडेंटिफाई किया है, कुछ अपने लोगों की ट्रेनिंग की है, कोई कंप्लेंट हैंडलिंग का आपने सिस्टम बनाया है कि नहीं बनाया है। राइट। तो वो वाली चीज़ हम वहाँ पे देखते होते हैं। फिर यहाँ पे एक जो बहुत अहम चीज़ है वो हम ये देखते हैं कि जो आपकी ऑटोमेशन कितनी है सिस्टम की। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि मैनुअल सिस्टम बुरा है और ऑटोमेटेड अच्छा है। राइट। उसके अंदर लेकिन जो कस्टमर की जो सर्विस है, जो कस्टमर को जो फैसिलिटेशन है, उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। तो हम वहाँ पे जो है ना टर्न अराउंड टाइम की ऑटोमेशन, कस्टमर को रिस्पॉन्स टाइम की ऑटोमेशन, इन सारी चीज़ों को देखते हैं।
और ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये देख लिया कि उन्होंने कागज पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हम राइट उनसे ये इन्फॉर्मेशन भी कई दफा जरूर डिस्कस करते हैं कि अच्छा बताओ, कंप्लेंट कितने दिनों में आपने हैंडल कर ली थी, आपका कस्टमर का जो ऑर्डर है उसकी एग्जीक्यूशन के बाद कितनी देर में आप कस्टमर को कंफर्म कर रहे हैं, तो ये वाली ऑटोमेशन देखते हैं। राइट और एक चीज जो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अहम हो जाती है, वो ये हो जाती है कि आपकी जो ऑपरेशंस की कंटिन्यूटी के लिए आपके पास क्या डिजाइन है। राइट तो ये वाली चीजें जो है ना, ये हमें उसकी जो सॉफ्ट साइड है ना ब्रोकर की, उसके ऊपर राइट पता लगता है कि क्या वो कस्टमर को अच्छा देख सकेगा, नहीं देख सकेगा, वो हम यहाँ से देखते हैं। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी साइड के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला था दो एलिमेंट्स हैं, एक ये कि राइट आप सर्विस कितनी अच्छी दे सकते हैं, दूसरा एलिमेंट है कि आप फाइनेंशियली सस्टेनेबल या वायबल हैं कि नहीं। राइट तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी आसान अल्फाज में बताऊं तो हम ये देख रहे होते हैं कि भाई आपके जितने भी खर्चे हैं, क्या आपका रेवेन्यू उन खर्चों के मुताबिक जो है वो स्टेबल हो चुका है कि नहीं हो चुका। राइट तो यहाँ पे हमें हमेशा वो ब्रोकरेज हाउसेज अच्छे लगते हैं जिनका सिस्टम शेयर स्टेबल हो चुका हुआ हो या ग्रो कर रहा हो। राइट और एक साइड, और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग साइड है कि उस जो आपका रेवेन्यू है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन है या कंसंट्रेशन है। हमें राइट पता लगता है कि भाई एक कस्टमर ही 40% रेवेन्यू दे रहा है, तो हम बिल्कुल और तरह से देखेंगे। और राइट अगर हमें पता लगता है कि कस्टमर्स में डाइवर्सिटी है, कस्टमर्स के प्रोफाइल में डाइवर्सिटी है, तो वहां से हमें जो है कंफर्ट आता है। पहली चीज हम ये द देखते कस्टमर हैं कि एंड द खर्चे पूरे मार्केट्स करेंगे कि नहीं। मार्केट्स इज वेल कि वो सिर्फ जी जी बदले सर, में मार्केट ही से एज वेल। ओके जी, ओके ठीक है प्रोडक्ट्स या उसको जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उसकी डाइवर्सिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, दो अल्फाज बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आप राइट उसको चाहे यूज कर लें, डाइवर्सिटी या कंसंट्रेशन। हमें ओके यहाँ पे कंसंट्रेशन बुरी लगती है, डाइवर्सिटी अच्छी लगती है। जी बिल्कुल चाहे वो जी कस्टमर की है, चाहे वो प्रोडक्ट की है, चाहे वो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स की है, हम उस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। और राइट फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है, मतलब आप इक्विटी से फंडेड है या डेट से फंडेड है। क्योंकि देखें, जो डेट से फंडेड होएगा उसके आउटफ्लो के ऊपर और प्रेशर होंगे, और जो बिल्कुल सिर्फ इक्विटी से फंडेड है उसके आउटफ्लो पे और प्रेशर्स हैं। तो वो वाली चीज हम देखते हैं। तो यहाँ से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनाते हैं उस ब्रोकरेज हाउस की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का। ओके फिर इन दोनों व्यूज को कंबाइन करते हैं हम। इसके अंदर हम एक चीज और ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं कि उस ब्रोकरेज हाउस का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड, और उसके ओनर्स कौन है। ये ओके तीसरी चीज से हम टॉप अप करते हैं, और इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से हम ब्रोकर फिड्यूशरी रेटिंग जो है ना, वो हम उस तक पहुंचते हैं, वो फिर हम असाइन करते हैं। हमारा जो इसका स्केल है, ये है 1 से 5 तक। 1 इज द बेस्ट एंड 5 इज द वन जहाँ पे वीकनेस हो या हमारे ख्याल में इट नीड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से तो 1 2 3 4 5 है। और जो अदर देन 1 एंड 5, जो 2 3 और 4 है, वहां पे आपके पास सब कैटेगरीज भी हैं, विच मीन्स के BFR2, BFR2 प्लस एंड BFR2 डबल प्लस। तो हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है जिसपे हम ब्रोकरेज हाउसेज को प्लेस कर सकते हैं। But do you have also net worth numbers के when you say कि financially sustainable, ये तो OPEX के numbers हैं, but जो financial side पे उसकी वो कितना cash rich है, कितने asset हैं, या जो हमारे पास NCB sort of चीज़ होती थी, वो भी है आपके पास? जी जी सर, बिल्कुल, ये सारा डाटा भी हम लेते हैं। और मैं इसको बताऊं, ये ना अगर But do you आप, have मैं एक थोड़ा सा बड़ा thresholds, इंटरेस्टिंग। NCB thresholds भी हैं? सर, इसमें थ्रेशोल्ड्स मैं बताऊं, हमारे थ्रेशोल्ड्स जो हैं वो रेंज बेस्ड होते हैं। उसकी Okay, मैं रीजन ये बता रहा हूं क्योंकि अंडरलाइंग रिस्क फर्क हो सकता है। अच्छा, एक ब्रोकरेज हाउस है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक्विटीज में काम कर रहा है, ठीक सही है। है, और एक ब्रोकरेज हाउस है वो डेट में भी काम कर रहा है। एक ब्रोकरेज हाउस है जो कि आपकी फंडिंग भी कर रहा है। तो वो तीनों के रिस्क डिफरेंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये सही, थ्रेशोल्ड अंडरलाइंग रिस्क से हमने लिंक किए हुए हैं। एज अगेंस्ट हैविंग एन एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, हमने इसको अंडरलाइंग रिस्क के साथ लिंक किया हुआ है। तो जो जो रिस्क बढ़ेगा तो हमारे इक्विटी के डिजायर्ड थ्रेशोल्ड जो है ना, वो चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी तक आपने मैं आपको और जी प्लीज़ कंटिन्यू करें, आप क्या कह रहे हैं? जी जी, मैं एक छोटी सी आखिरी बात, क्योंकि आपने पूछा तो मैंने कहा क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज और दूसरे लोग भी सुन रहे होंगे, तो एक इंटरेस्टिंग तरह से भी हम इसको देखते हैं। अच्छा, हमने देखें ब्रोकरेज हाउस की सस्टेनेबिलिटी वॉल्यूम लिंक्ड है मार्केट से, ठीक है। ओके और हम अगर से लाइक एक ब्रोकरेज हाउस है, उसका 1% सिस्टम शेयर है, तो हमें ये पता लग गया कि वॉल्यूम जब मार्केट के ऊपर नीचे होते हैं अपना 1% सिस्टम शेयर होल्ड करता है। तो अब हम वहां से वर्क बैक करते हैं कि बाजार में कितना वॉल्यूम होएगा तो ये जो ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा। तो वो चीज हमारे लिए बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर मुझे पता लग रहा है कि मैं 1% हूं और से लाइक 100 मिलियन के वॉल्यूम पे मैं ब्रेक इवन कर जाता हूं,
तो आप भी जानते हैं कि आप उस ब्रोकरेज हाउस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे वर्सेस जो ब्रोकरेज हाउस 200 मिलियन का वॉल्यूम जिसको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि राइट। आपको पता है कि वॉलेटिलिटी वॉल्यूम्स में आती है। तो ये फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के, क्योंकि आपने नंबर का जिक्र किया, तो मैंने कहा कि ये नंबर जरूर बता दूं जो कि हमारे एनालिसिस में एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। अंडरस्टूड। तो शहजाद, बिकॉज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने कितने ब्रोकर्स के लिए अभी तक काम किया है, और ओवरऑल आपको आपके 5 में से 2 या 3 के स्केल पर 400 लोगों 400 पार्टिसिपेंट्स की ये इंडस्ट्री है, सो आपको कितने लोग हैं जो टॉप 3 लेयर में नज़र आते हैं? 100, 200, 300 या लेस देन 20? अच्छा संजय, मैं इसमें थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करूंगा और फिर मैं अपने ना जवाब तक आऊंगा। ओके। जो अगर आप देखें, जो इस वक्त हमारे जो ट्रैक होल्डर्स हैं ना, जो एक्टिव ट्रैक होल्डर्स हैं वो हमारे 200 हैं। मैं राउंड ओके। नंबर यूज कर रहा हूँ। जो हमारे ओके। एक्टिव ट्रैक होल्डर्स हैं वो 200 हैं, ठीक है। ओके। और आप अगर अभी की बेसिस पे देखें तो उसमें से जो 34 हैं वो ट्रेडिंग ओनली है, ओके। सबसे नीचे, ठीक है। जो एसईसी से वहां पे जो है ना क्लासिफाई हो गए हैं। जो 167 है ना, वो हमारे क्लासिफाई हो गए हैं ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग के ऊपर, ओके। ठीक है। और जो अभी 167। ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, जी 167, और जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग है उसके ऊपर अभी तक किसी को भी एसईसी की तरफ से जो है ना वहां पे क्लासिफिकेशन नहीं मिली है। ओके। ऑल्दो एप्लीकेशंस आर लाइंग विद एसईसीपी, मगर एसईसीपी ने कहीं क्लासिफाई नहीं किया। तो ये जो 160 प्लस जो ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग है, इनमें से कुछ वहां पे मूव कर जाएंगे। ओके। ओके। मगर और वो एसईसी ऑफ कोर्स उन सारी चीजों को देख रहा है कितने मूव करेंगे। मगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है ना बेल कर्व की तरह है, दोनों ओके। एंड्स के ऊपर कम मूव होंगे और दरमियान में जो है ना ज़्यादा। बहुत ज्यादा होंगे। अब जो एसईसी ने एक इसके अंदर जो रेगुलेशंस अब क्या कहती हैं, रेगुलेशंस कहती हैं कि भाई आपकी ये क्लासिफिकेशन तो हो गई, लेकिन उसके बाद आप ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग तभी रहेंगे जब आप बीएफआर 3 रेटिंग मिनिमम मेंटेन करेंगे। ओके। ओके। तो आपको मिनिमम बीएफआर 3 रेटिंग जो है ना मेंटेन करनी है। और आपको ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग बनने के लिए आपको जो है बीएफआर 2 रेटिंग मिनिमम अचीव करनी है। ओके। ओके। ग्रेट। ओके, और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग ओनली के लिए आपको रेटिंग इनकरेज्ड है, मगर कोई बाइंडिंग नहीं। आपको कोई भी रेटिंग होवे तो आप ट्रेडिंग ओनली का काम जो है ना कर सकते हैं। तो ग्रेट। एससीसीपी ने एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन की है। देखें बीएफआर 1 सबसे ऊपर है, मगर एससीसीपी ने उससे एक नया स्टेप नीचे, क्योंकि ये इनकरेजमेंट को हम ग्रेजुअली क्लासिफाई कर रहे हैं ना। अंडरस्टूड। तो एससीसीपी ने अंडरस्टूड। कहा कि भाई जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग है वो एटलीस्ट बीएफआर 2 से ऊपर होना चाहिए। और फिर एससीसी ने कहा कि बीएफआर 3 विच इज अदरवाइज इज द मीडियन ऑफ द स्केल, स्केल का मिडल बनता है तकरीबन। उसने कहा कि अगर आप जो है बीएफआर 3 पे हैं तो फिर आप ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग में आ जाएंगे। तो ये जो है ना ये रेगुलेशन का स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि एससीसीपी ने ऑल्दो एज पैकरा हम समझते होते हैं कि रेटिंग्स को कट ऑफ के तौर पे यूज नहीं करना चाहिए, और वो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा कि एससीसीपी ने उसको कट ऑफ के तौर पे यूज करने की बजाय एक पोर्टफोलियो के तौर पे यूज किया, कि उसने हर कैटेगरी के हिसाब से रेटिंग स्केल को जो है ना ओपन अप किया है। दैट्स तो ग्रेट। अब इसमें जो हमारी अभी तक देखें पाकिस्तान में तकरीबन 40 के करीब ब्रोकरेज हाउस जो है ना रेट हो चुके हुए हैं ऑलरेडी, राइट। ठीक है। इन 40 ब्रोकरेज हाउसेस को प्लस ब्रोकरेज हाउसेस को जो मैं देखता हूं, तो वहां पे जो है मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा ओके। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो बीएफआर 3 में जरूर आ जाएगा, बीएफआर 3 एंड अबव। मगर सानी साहब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि एक ब्रोकरेज हाउस है जो ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग आना चाहता है, उसकी रेटिंग बीएफआर 4 आ रही है, तो विच ओके। मींस एज ए रेटिंग एजेंसी हम वो चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसको वो फुलफिल करेगा तो ऊपर आएगा। या उसकी अंडरस्टूड। कस्टमर अंडरस्टूड। सर्विसेज के ऊपर कुछ गैप्स हैं, या उसकी इक्विटी कम है, या वहां पे स्पॉन्सर की समझ नहीं है, या राइट। ये है कि उसके सिर्फ 2 ही कस्टमर्स हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम ये नहीं बता सकेंगे कि भाई आप फलां फलां काम करेंगे तो आप बीएफआर 3 में आ जाएंगे, वो चीज जरूर होएगी। तो ये वो जो जर्नी है ना, इट वुड बी लाइक अ जर्नी, इट्स नॉट लाइक एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स लाइक अ जर्नी। अंडरस्टूड। आप एंटर हुए हैं, कौन सी और चीजें करेंगे और आप आगे चले जाएंगे। ओके। ग्रेट। ग्रेट। शहजाद, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।